बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो बीएड का फर्स्ट ईयर में है। संकाय एवं विषयों की समझ जो बुक चलती है उसकी यूनिट सेकंड का नाम है संकाय या अध्ययन क्षेत्र। इसकी प्रस्तावना। ये यूनिट सेकंड का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें क्योंकि काफ़ी लंबी यूनिट है तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके इसको बनाया है। ये पार्ट वन है, ठीक है। तो इसकी प्रस्तावना से शुरू करते हैं। जन्म से ही मानव की पहली समस्या स्वयं के परिवेश के अनुकूलित होने की होती है। मतलब मानव जब से जन्म लेता है तभी से वो क्या वातावरण के साथ अनुकूलन करना सीखता है। जिसे बच्चे ने जन्म लिया तो आजकल क्या हुआ, यदि वो वातावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पाता है तो उस बच्चे को कुछ दिन वेंटिलेटर पे रखा जाता है। यदि वातावरण के अनुकूलन हो जाता है तो वो बालक फिर उसे डॉक्टरी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। उनको उनको अपने परिवार के साथ भेज दिया जाता है। तो जन्म से ही मानव के साथ सबसे पहली जो समस्या यही होती है कि उसके आसपास का जो वातावरण है उसके साथ अनुकूलन स्थापित हो जाए। वह स्वयं शिशु के रूप में पर निर्भर होता है। एक बालक होता है, जब छोटा शिशु होता है तो पर निर्भर यानी दूसरों पर निर्भर होता है। जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे उसे अन्य कई स्तरों पर अनुकूलन की आवश्यकता पड़ती है। जिससे बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं तो उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। जब वो और बालक बड़ा हुआ तो 7 साल का हुआ तो उसके दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। फिर उसे विद्यालय भेजा जाता है। विद्यालय में उसे अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ और शैक्षिक वातावरण के साथ अनुकूलन करना पड़ता है। परिवार में सब कहने लग जाते हैं, बेटा अब तू छोटा नहीं रहा, बड़ा हो गया, पढ़ाई कर, ऐसे कर। ठीक है। तो ये अनुकूलन शीघ्र रूप से एवं बाधा रहित हो, इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। जब बालक विद्यालय जाता है तो उसे वहां पे बताया जाता है कि बेटा तेरा नैतिक दायित्व ये बनता है कि जो उसे नैतिक शिक्षा जो उसे दी जाती है कि सवेरे उठ के बड़ों को प्रणाम करो, उनके आज्ञाकारी बनो, होमवर्क टाइम पे पूरा करो। इस तरह से सुबह उठ के ब्रश करो, डेली स्नान करो, तो थोड़े टाइम ईश्वर का ध्यान करो। इस तरह की बातें उसे समझाई और सिखाई जाती है। तो वो बालक जो असामाजिक होता है पहले 1-2 साल की उम्र में, जैसे छोटा बच्चा क्या ये थोड़ी जानता है कि उसे किस तरह से रहना है। तो उसने कोई आया हाथ में डंडा हुआ तो उसी से किसी को मार दिया या कुछ कर, तो उसे धीरे धीरे सिखाया जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो शिक्षा ये सब हमें सिखाती है। शिक्षा में प्रकृति से सामंजस्य होने के साथ साथ स्वयं के संवेग, आवेग, कामना, प्रवृत्तियों, अभिलाषाओं से सामंजस्य अनुकूलन होना भी निहित है। जो बालक को बहुत गुस्सा आता है लेकिन शिक्षा सिखाती है कि कोई भी काम हो व्यर्थ गुस्सा न करके और उसके साथ समझौता करो या उसके साथ कोई नई तरकीब निकालो, जिससे बिना लड़ाई झगड़े या बिना गुस्से के अपनी प्रवृत्तियों, अपनी इच्छाओं पर काबू रखते हुए काम हो सके। यही कारण है कि शिक्षाविदों ने उपाधि मूलक शिक्षा को समयावधि सीमित माना है कि जिससे हमें डिग्री प्राप्त होती है जिस शिक्षा से, तो वो उपाधि मूलक शिक्षा हुई, उससे समयावधि सीमित है। कभी 2 साल में बच्चा तीसरी में आएगा या 5 साल बाद 6 क्लास में आएगा या 12 साल तक पढ़ाई करने के बाद 12th के बाद फर्स्ट ईयर में आएगा। तो ये उपाधि मूलक शिक्षा है और इसकी समय भी निश्चित है। किंतु अनुकूलन के अंतर्गत शिक्षा को जीवन पर्यंत माना गया है। लेकिन अनुकूलन क्या, जिंदगी भर ही हमें वातावरण के साथ नए नए वातावरण, नया नया बदलाव समाज में होता रहता है, जिसके लिए हमें नई नई शिक्षा सीखना, उसके साथ अनुकूलन, वातावरण के साथ अनुकूलन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। शिक्षा अनुकूलन की आवश्यकता पूर्ति करने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य स्वयं की प्रवृत्तियों एवं आवेगों में सामंजस्य करने के लिए संचलन करता है। लेकिन सीखना अथवा शिक्षा मात्र अनुकूलन तक ही सीमित नहीं है, अपितु जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक वातावरण के साथ अनुकूलन कर लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि जीवन का जो उद्देश्य है कि उसने मानव रूप किस कारण से लिया है, कि वो जन सेवा करे, दूसरों से अच्छा व्यवहार बना के रखे, किसी गरीब की सहायता करे, या किस शिक्षा, यदि उसे शैक्षिक की अच्छी नॉलेज है, अच्छा ज्ञान प्राप्त है, तो वो उस ज्ञान को दूसरों में बांटे। ठीक है। तो उसकी प्राप्ति या अनुभूति भी इसमें निहित है। अगली बात इसमें है
वो ये है कि सामान्य रूप से अध्ययन के संबंध में ये धारणा है कि जिस प्रकार देश और समाज के जीवन में अनुशासन का मूल्य बहुत अधिक है, उसी प्रकार अध्ययन व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हम कहीं पर जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो वहाँ भी अनुशासन सिखाया जाता है कि किस तरीके से उठना बैठना है, कितनी कितनी बजे लंच करना है। यूँ नहीं कि कभी भी मैडम क्लास में पढ़ा रही है और बच्चे ने टिफिन खोल के खाना शुरू कर दिया हो। ऐसे ही समाज में उसे उठना बैठना सिखाया जाता है कि हम दूसरे के घर जाते हैं या पड़ोसी से कैसा व्यवहार करना है, या हम सेना में जाते हैं तो हमारे क्या क्या नियमों का पालन करना है। तो हर जगह कुछ नियम है, कुछ अवधारणाएं हैं, तो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, और ये सब हमें अध्ययन से ही प्राप्त होता है। समाज के लिए बालक विद्यालय में तैयार किए जाते हैं, इसलिए विद्यालय में भी अध्ययन का स्थान महत्वपूर्ण है। विद्यालय में बालक को शिक्षा दी जाती है, उसके जीवन को सुंदर और सुदृढ़ बनाया जाता है। बालक को ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे वो किताबी ज्ञान ही नहीं रह के उसे दूसरे ज्ञान भी दिए जाते हैं, जिससे वो जीवन में आगे बढ़ सके। अतः उससे यह आशा की जाती है कि वह विद्यालय के नियमों का पालन करे और विद्यालय में उचित व्यवहार को अपनाए। जब बालक विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसे धीरे धीरे उसकी अध्यापिका या अध्यापक उसे विद्यालय के नियम सिखाते हैं। उसको उठना बैठना बातचीत करना व्यवहार करना सिखाया जाता है। शिक्षा का लक्ष्य वह अध्ययन है जो जीवन पर अपना अमिट प्रभाव डालता है। कोई स्कूल इस उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक कर रहा है, इसका भी पता तब चलता है जब इसके विद्यार्थी पढ़ाई कर समाप्त कर बाहर के क्षेत्र में आते हैं। यदि हम किसी बालक को एजुकेशन में छोड़ते हैं, पहली कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक, तो है ना, और जब वो परीक्षा पूरी करके फिर कॉलेज में किसी महाविद्यालय में किसी जगह पे एडमिशन लेता है, तो उसका जो डिसिप्लिन होता है बालक का, आज्ञाकारी होता है, या इस तरह के अच्छे-अच्छे गुण होते हैं, तो बालक से पूछा जाता है कि बालक तूने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की है? तो उसका, या फिर वो कहीं जॉब करके कॉलेज की पढ़ाई करके जॉब करने के लिए बाहर जाता है, तो उसमें जो क्वालिटी होती है उसे देखकर कहा जाता है कि बालक ने किसी अच्छे विद्यालय या महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है। अतः शिक्षक, शिक्षा शास्त्री, चिंता के विद्वानों का ये मानना है कि शिक्षा के साधन के रूप में अध्ययन को समझने के स्थान पर इसे नवीन परिस्थितियों व विकास की दृष्टि से विशेष क्षेत्रों के रूप में समझने की आवश्यकता है। तो शिक्षा को एक ही तरीके से देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसको विषय के अनुसार हर फील्ड में देखना चाहिए। अतः अनुशासन केवल चेतना पर आधारित नहीं है, इसका क्षेत्र समाज व व्यक्ति के विकास से जुड़े विविध पहलुओं व पक्षों से है, जिसके अंतर्गत शारीरिक शिक्षा के विकास से लेकर मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, दर्शन, तकनीकी, आधुनिक भारतीय शिक्षा के विविध आयाम के साथ-साथ विद्यालयों, महाविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों, संकाय तथा अध्ययन के क्षेत्रों के साथ है। तो शिक्षा एक सिर्फ इतना ही नहीं है कि व्यक्ति और उसके आसपास का वातावरण, बल्कि उसने दर्शन के क्षेत्र में कितना ज्ञान अर्जन किया है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिक भारतीय शिक्षा के साथ कितना जुड़ा हो रहा है, या उसने साइकोलॉजी को कितना पढ़ा है, या उसे सामाजिक अध्ययन कितना किया है, उसका एक ही सबके साथ नहीं, सबके साथ उसका अध्ययन होना, सभी के नॉलेज होना उसको परम आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान विषयों का क्षेत्र, ये हमारा टॉपिक है। इसमें इसे पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, समाज के विषय में किए जाने वाले अध्ययन से है। क्या है सामाजिक विज्ञान? यानी कि समाज में के विषय में जो अध्ययन किया जाता है उसको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत लेते हैं। समाज में हम सभी कैसे रहते हैं, कैसे रहते थे, कैसे रहना चाहिए, इस बात का इन्हीं बातों का तथ्यों का अध्ययन प्राय इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। मानव समाज के विकास, संगठन के वर्तमान, भूतकाल और भविष्य का इस विषय के साथ सीधा संबंध होता है। तो इसमें समाज के साथ कैसा रहना है, मनुष्यों के साथ कैसे, दोस्तों के साथ कैसे, माता पिता के साथ कैसे, अपने समूह वालों के साथ कैसे, इन सब बातों का अध्ययन, उनकी मुसीबत में काम आना, मानवता का परिचय देना, इंसानियत की रक्षा करना, अहिंसा का पालन करना, एक सहायक के रूप में सबके बीच अच्छा व्यवहार बनाना, समाज के नियमों का पालन करना, तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती है। मनुष्य को सभी प्रकार से सामाजिक प्राणी माना जाता है। इस दृष्टि से वह समाज में विद्यमान विभिन्न समूहों के प्रति उनका सदस्य होने के नाते यथासंभव अपना उत्तरदायित्व निभाने का प्रयत्न करता है। जब व्यक्ति धीरे धीरे सामाजिक होने लगता है, तो उसे ये पता चलता है कि उसका समाज के प्रति भी दायित्व है,
परिवार के प्रति भी दायित्व, अपने परिवार के लोगों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति उसकी कुछ न कुछ भूमिका होना आवश्यक है और सभी के लिए काम आना और अपने जीवन में आगे बढ़ना, ये सब उत्तरदायित्व उसको निभाने पड़ते हैं। ये उत्तरदायित्व इस प्रकार निभाए वह समाज को किस प्रकार उन्नत और विकसित बना सके। तो ये इन उत्तरदायित्व को वो कैसे निभाए और किस प्रकार अपने समाज के बारे में भी सोचे कि मेरा समाज उन्नत होना चाहिए, यहाँ विकास होना चाहिए, किसी चीज़ की कमी हो, कोई अंधविश्वास हो, उसको कैसे धीरे-धीरे समाप्त करें, ये सारी बातें उसके विचार में आना चाहिए। इन सब के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन व्यक्ति और समाज से संबंधित विभिन्न विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि से विषय सामग्री ग्रहण कर उसको एकीकृत समन्वित रूप में इस प्रकार प्रस्तुत करता है, जिससे व्यक्ति को अपने समाज से भली-भांति परिचित होना, उसमें व्यवस्थित होना, अपने समाज के कल्याण और उत्थान में भरपूर सहयोग देने का पूरा अवसर मिल सके। तो जो सब्जेक्ट होते हैं, इतिहास होता है, तो उसमें इतिहास में सिर्फ़ यही नहीं होता है कि हमने किसी की कहानी पढ़ ली और उसको एग्ज़ाम में लिख लिया है, बल्कि इस इतिहास से ये मतलब होता है कि जब हमने किसी राजा के बारे में जानकारी ग्रहण की, हिस्ट्री में थोड़ा हमने देखा, तो उससे हमने क्या सीख ली। जैसे एक राजा था, तो वो अपने जो क्षेत्र विस्तार के लिए सोचता था, तो अपने क्षेत्र में तो उसका विस्तार था ही सही, लेकिन वो बहुत लंबे उद्देश्य को लेके चलता था और बहुत दूर जाकर फिर अटैक करता था, जितने में उसका जो पहला राज्य उससे छिन जाता था। तो इस तरह से हमें उससे सीख लेनी चाहिए कि हमें छोटे-छोटे और जितना हम अपने क्षेत्र को एकजुट करके रख सकते हैं, उतने पर ही ध्यान देना चाहिए। एक राजा था, इतिहास के बताते हैं कि एक वो चींटियाँ दीवार पे दाना लेके चढ़ती है, बार-बार गिरती है और फिर चढ़ जाती है। तो बार-बार उस वो गिरती रहती है। तो ऐसा कई बार जब दाना लेके चींटी नीचे गिरी तो राजा उस गुफा में बैठा-बैठा चींटी के इस प्रयास को देख रहा था। उसने सोचा कि जब एक छोटी-सी चींटी इतना प्रयास कर सकती है, तो मैं क्यों युद्ध की हार से इतना परेशान हूँ, मुझे अब एक प्रयास और करना चाहिए। राजनीति ये बताती है कि हमें किस तरह से अनुशासन रखना चाहिए समाज में उठने-बैठने में या अन्य वर्गों के प्रति, गरीब तबके के प्रति या अमीर तबके के प्रति कैसी भावनाएँ और कैसे विचार रखने चाहिए, कैसा अनुशासन रखना चाहिए, किस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक विषय अध्ययन की निम्नलिखित विशेषताएँ होती है। उसका अपना स्वयं का पाठ्यक्रम हो, उसकी स्वयं की पाठ्य शिक्षण प्रक्रिया हो, स्वयं का पाठ्यक्रम हो। यदि हम बुक लेके बैठते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि उसमें पाठ्यक्रम क्या है। तो उसमें एक सब्जेक्ट लेकर टॉपिक लेके देखा, उसके अंदर का पूरा देखा, उसके बाद पाठ्य शिक्षण प्रक्रिया उस बुक को या उसमें जो चैप्टर है उसको पढ़ाया कैसे जाए, कौन सी प्रक्रिया से उसकी शिक्षण हो, स्वयं शिक्षण विधियां हो और शिक्षण विधि होना आवश्यक है। जैसे इसके लिए सामाजिक के लिए समाजमिति विधि होती है, प्रायोजना विधि होती है, वाद-विवाद विधियाँ होती है, अन्य कई विधियाँ इसमें होती है। उसका निजी अनुसंधान क्षेत्र हो, यानी कि इसकी एक लैब होनी चाहिए, जिसमें इसके एक्सपेरिमेंट होते रहें। उसका अपना स्वतंत्र संकाय व विभाग हो, अलग से ऑफिस हो, उस संकाय या अलग से विभाग हो, जिसमें उसके विषय संबंधी जानकारी इसमें दी जाती हो। अपना अनुसंधान चिंतन क्षेत्र हो, जिसमें बच्चे चिंतन करें, उसके बारे में खोज करें, जैसे कि रिसर्च करें उस पे, इस तरीके से उसका अनुसंधान चिंतन क्षेत्र होना चाहिए। स्वयं की स्वतंत्र प्रकृति ये महत्व हो। जब बालक इतना कुछ करता है तो अपने विचारों को भी उसमें प्रकट कर सके और उसको उसमें महत्व उसको मिले। विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान विषयों का क्षेत्र मानव स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है। जो कुछ भी हमारे प्राकृतिक सामाजिक परिवेश में घटित होता है उसके बारे में जानने की हमारी जिज्ञासा सहज और स्वाभाविक होती है। जैसे हवा क्यों चलती है, बादल किस चीज के बने हैं, बीज बढ़कर वृक्ष कैसे बन जाते हैं, इत्यादि प्रश्नों के उत्तर खोजने में लगे रहने के कार्य को विज्ञान कहा जाता है। जब बालक जिज्ञासु शुरू से ही जिज्ञासु होता है, जब वो देखता है कि मैंने थोड़े दिन पहले इसमें बीज बोया था, वहाँ पे एक पौधा उग गया है, तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि यहाँ पे तो मैंने एक छोटा-सा बीज डाला था, ये पौधा कैसे बन गया? इसी तरह से बादल जब बारिश होती है, तो वो आश्चर्य से देखता है कि ऊपर से पानी कहाँ से आ रहा है। या जो उसे हवा चलती महसूस होती है, तब कहते हैं, "अरे! हवा लग जाएगी, टोपा लगा ले या कुछ कर ले।" तो उसे महसूस होता है कि ये अजीब-सी जो मुझे महसूस हो रहा है, कुछ हवा का चलना,
ये कहाँ से आ रही है और ये कैसे आती है। इस तरह के यदि कार्य को खोजने में, इन प्रश्नों का उत्तर जानने में हम लग जाते हैं, तो इसको कहा जाता है विज्ञान। विज्ञान में विभिन्न सूचनाओं, तथ्यों, संप्रत्तियों, सामान्यीकरण, नियमों एवं सिद्धांतों से निर्मित सैद्धांतिक व्यवहारिक ज्ञान का अथाह भंडार होता है। क्योंकि इसमें सूचनाएं भी होती है, संकल्पनाएं भी होती है, तथ्य होते हैं, जिससे ये पता लगाया जाता है कि कौन सी चीज किस कारण से, क्यों और ये क्या समस्या है, सारी बातों का पता लगाया जाता है। संप्रत्यय निर्धारित किए जाते हैं, परिभाषाएं दी जाती है और फिर उनका सामान्यीकरण किया जाता है कि मानव के साथ उनका क्या रिलेशन है, और कुछ नियम और सिद्धांत इसमें निर्मित किए जाते हैं। जब सब कुछ हमें सामने आता है तो हमें उसके सिद्धांत बन वो एक सिद्धांत के रूप में सामने आता है। तो वो सिद्धांत है जो व्यवहारिक रूप में कितना सही है, वो उसका भी इसमें एक विज्ञान में अथाह भंडार होता है। जैसे हम जल का दैनिक उपयोग करते हैं, लेकिन हमें साइंस से ये पता चला कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। किसी भी विषय को अध्ययन के रूप में मानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। कोई भी विषय हो, उसे अध्ययन के रूप में जब मानेंगे तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होगी, क्योंकि ज्ञान की विशेषता ही उस विषय की प्रकृति, क्षेत्र, अध्ययन विधि, अनुसंधान क्षेत्र, पाठ्यक्रम आदि को अनुशासित करने में सहायक होती है। क्योंकि ज्ञान की विशेषता ही, जब ज्ञान की विशेषता यानी कि हमने जो ज्ञान का अर्जन किया है वो सत्य, प्रामाणिक हो, प्रकृति और क्षेत्र के साथ हो, और बल्कि उसका अनुसंधान जो हो रहा है वो भी हमें स्पष्ट रूप से सत्य तक ले जाए, उसका एक निश्चित पाठ्यक्रम हो, और एक व्यापक रूप से नियम पूर्वक उसकी जो हमारे जीवन में सहायक हो। प्राकृतिक विज्ञान के ज्ञान के प्रसार एवं संचालन हेतु महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में विज्ञान संकाय या विभाग की व्यवस्था की गई है। क्योंकि प्रकृति में ये होता है कि पौधा किस प्रकार पेड़ बन गया, पेड़ से फिर वो ज्यादा वृद्ध हो गया तो टूट गया, जब छोटा भी होता है फिर वो पौधा बना, पौधे से बड़ा पेड़ बना, वयस्क बना, फिर कई वर्षों बाद वो कई वर्षों तक वो उसी स्थान पे रहा, उसने फल दिए, फिर कई धीरे धीरे वो उसकी समाप्ति की ओर जाता है। तो प्राकृतिक विज्ञान का इसके प्रसार और संचालन हेतु महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में विज्ञान संकाय व विभाग की व्यवस्था की गई है। प्राकृतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान व जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक जीवन, रसायन शास्त्र, पृथ्वी विज्ञान, पारिस्थितिक विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भूविज्ञान आदि शाखाएं आती है। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान, प्राणी शास्त्र, मानव जीवन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि शाखाएं आती है। तो भौतिक के अंतर यहाँ पे, भौतिक का अर्थ सिर्फ भौतिक फिजिकल उससे, वो- भौतिक का मतलब सिर्फ भौतिक विज्ञान से ही नहीं लिया गया है, बल्कि इसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता है। एक तो फिजिक्स हो सकती है, भौतिक विज्ञान, एक केमिस्ट्री है, पृथ्वी विज्ञान है, मतलब कि इन सब चीजों की जानकारी इसके अंतर्गत होना आवश्यक है। इसको साइंस के पर्पज से नहीं लेके, इसको दर्शन के पर्पज से ले कि भौतिक विज्ञान शब्द में भौतिक भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इकोलॉजी भी है, और अर्थ का भी है, और ये मेराइन का भी है, और भूविज्ञान भी है। इनसे संबंधित जितनी बातें और जितनी संकल्पनाएं और सिद्धांत आते हैं वो सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान, प्राणी शास्त्र, मतलब जिसमें जीवन होता है, पौधे में जीवन होता है, मानव में जीवन होता है, प्राणियों में जीवन होता है, और छोटे छोटे अन्य जीवों में भी जीवन होता है। तो वो सब बातें जीव विज्ञान के अंतर्गत आती है। भाषा एवं भाषा विज्ञान के ज्ञान का क्षेत्र। भाषा विज्ञान वर्तमान समय में एक नवीन विज्ञान के रूप में उभर कर सामने आया है। यह विज्ञान निम्न प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करता है: वास्तव में हम क्या जानते हैं जब हम भाषा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं? भाषा विज्ञान में हम क्या जानते हैं? सबसे पहले जब भाषा बनी थी तो उससे पहले यदि हम संस्कृत के माहेश्वरी सूत्र के बारे में जानकारी लें तो उस समय कहा जाता है कि माहेश्वरी सूत्र किसे बना था, कि शंकर भगवान ने तांडव किया था, उनके डमरू की जो आवाज में से जो जो अक्षर की जो ध्वनि बाहर आई, उससे माहेश्वरी सूत्र यानी संस्कृत के माहेश्वरी सूत्र की रचना हुई। तो इससे धीरे धीरे किसी ने दिमाग लगाया,
कि क्या क्या होता है, च कैसे बनता है, ई कैसे बनता है, तो उसपे अंक उसकी एक पहचान दी, उसकी आकृति दी, तो वो एक धीरे-धीरे लोगों ने काम में लेना शुरू कर दिया और वो भाषा बनती चली गई। तो वास्तव में हम क्या जानते हैं और हम भाषा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो भाषा कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, किस प्रकार आई, ये सारा जानने का हम इसमें प्रयास करते हैं। कैसे ज्ञान को ग्रहण किया जाता है? क्योंकि ज्ञान को ग्रहण करने की हमें बचपन से कोई बालक असामाजिक होता है, तो उसे पता ही नहीं होता कि ज्ञान को ग्रहण भी करना है। तो बालक ज्ञान ज्ञान को कैसे ग्रहण कर रहा है, तो उसे बताया जाता है कि तुम्हें विद्यालय में जाके गुरु के द्वारा ही ज्ञान को ग्रहण करना है। गुरु आपको इस शिक्षा देगा, आपको समझाएगा और आपके चरित्र का विकास करेगा, आपको नैतिक सामाजिक बातें इसमें समझाएगा और आपको ग्रहण करनी है। जैसे वो कोई गलती करे तो उसे उस पे टोके और उसे अच्छे बुरे का ज्ञान उसमें भरे। कैसे ज्ञान को काम में लिया जाता है? जब बालक ज्ञान का अर्जन करता है तो उसको जीवन में कहाँ पर अप्लाई करना है? जैसे उसने बालक ने चूल्हे में आग निकली हुई है और उसके ऊपर उसने अपना हाथ रख दिया, तो उसे ये ज्ञान हो गया कि ये कोई गर्म बस चीज है जिससे मुझे नुकसान हो सकता है, तो मैं इस पे हाथ नहीं रखूंगा। या तो उसे कैसे काम में लिया जाता है, तो उसको ये सब सिखाया जाता है कि हम इसका प्रैक्टिकली उपयोग कैसे करते हैं, कि लाइटर का उपयोग करेंगे, लकड़ी का उपयोग करेंगे इसे जलाने के लिए, और इस पे हाथ नहीं रखा जाता, इस पे तवा रखा जाता है, इस पे भगोनी रखी जाती है, पानी गर्म किया जाता है, खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इस तरह का धीरे धीरे उसे अर्जन किया जाता है। और यदि सामाजिक ज्ञान का उसे नॉलेज दी जाती है, तो समाज में कैसे उठना बैठना है, विज्ञान की नॉलेज दी जाती है, तो साइंस को कैसे दैनिक जीवन में प्रैक्टिकल होते हुए देखना है, आदि ज्ञान को धीरे धीरे काम में लेना सीख जाता है। विज्ञान की तरह ही भाषा विज्ञान के भी दो पक्ष होते हैं, सैद्धांतिक पक्ष तथा व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष भाषा के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है, जैसे ध्वन्यात्मक, संरचनात्मक, स्वर विज्ञान, वर्ण विचार, शब्द विचार, उच्चारण, वाक्य व वाक्यांश इत्यादि। तो कौन कौन सी चीजें हैं इसमें? कि एक तो ध्वन्यात्मक, जब बालक पहली बार जन्म लेता है तो डॉक्टर उसे उल्टा लटका के उसकी पीठ पर थपथपाते हैं, जिससे बालक रोना स्टार्ट कर देता है। तो एक जो ध्वनि निकलती है उससे हम उसकी भाषा का पता लगता है कि ये स्वस्थ है कि ये कैसा है। जब बालक को भूख लगती है तो वो जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके पास कोई भाषा उस समय होती नहीं है, उसकी वही भाषा है जो उसने ध्वनि अपने मुंह से निकाल दी। माता पिता को ये ध्यान रखना होता है कि उसको किस समय भूख लग रही है या कब उसका पेट दुख रहा है, किस कारण से बालक रो रहा है। संरचनात्मक, एक शब्दों की संरचना तैयार की जाती है, उसे बताया जाता है कि ये अक्षर ज्ञान है, इसे इस प्रकार से अर्जन करना है। स्वर विज्ञान, जब बालक अ आ ई इन सब अक्षरों का ज्ञान करता है और उसके बाद इनकी मात्राओं का सीखता है, मात्राओं के बारे में सीखता है, तो ई का स्वर कितना लेना है, ऊ का स्वर कितना है, छोटे ऊ का कैसे लेना है, बड़े ऊ का कैसे लेना है, बड़ी की मात्रा कैसे लेनी है, या आ की मात्रा का स्वर कितना निकालना है, ये सब उसमें उसको सिखाया समझाया जाता है। वर्ण विचार किए जाते हैं, शब्द विचार और उच्चारण, वाक्य व वाक्यांश इत्यादि इसमें आते हैं। उनका उच्चारण करना, शब्दों पर विचार विचार करना, शब्दों को काम में लेना, वाक्य और पूरे सेंटेंस और सेंटेंस का अंश इसमें काम में लेना उसे सिखाया जाता है। 20वीं शताब्दी में सैद्धांतिक भाषा विज्ञान को विस्तृत उपागम डिस्क्रिप्टिव अप्रोच के रूप में अपनाया गया है, तथा इस पर जोर दिया गया कि आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कुछ प्रश्न जो मानव के मस्तिष्क में भाषा ग्रहण, संरचना व क्रिया से संबंधित हैं, उन्हें उद्देश्य बनाकर मानव मस्तिष्क में इनकी संरचना को जानने का प्रयास किया गया। क्या हुआ कि जब विस्तृत विज्ञान को विस्तृत उपागम के रूप में अपनाया गया, है ना, कि इसका विज्ञान का विस्तृत होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए और हर व्यक्ति इस चीज को समझे। इस पर जोर दिया गया कि आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कुछ प्रश्न जो मानव के मस्तिष्क में भाषा ग्रहण करते हैं, भाषा विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मानव के मस्तिष्क में जो भाषा ग्रहण करने की क्षमता है, उसकी संरचना है, एक परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर है, वह क्रिया से संबंधित है। यानी कि मानव उस भाषा को किस तरह से काम में लेता है, किस तरह से उसकी क्रिया करता है। उन्हें उद्देश्य बनाकर मानव मस्तिष्क में इनकी संरचना को जानने का प्रयास किया गया।
इन सब बातों का उद्देश्य बनाया गया है कि इसके पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए, किस तरह से मानव सीखे, समझे और इसे काम में ले और इस अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। व्यावहारिक पक्ष, एप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, व्यवहारिक भाषा विज्ञान, सैद्धांतिक भाषा विज्ञान के विश्लेषण तथा अन्य विज्ञान जैसे मनोविज्ञान, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के आधार पर भाषा को कैसे ग्रहण किया जाए। जैसे साइंस की भाषा अलग होती है, उसमें अलग से शब्द होते हैं इस्तेमाल करने के। मनोविज्ञान में अलग होते हैं, गणित के अलग होते हैं जो अंकों के आधार पे होते हैं। समाज में उठने बैठने जीने और उसके लिए हमें राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, इन सब का ज्ञान होना आवश्यक है और इनको ग्रहण किया जाए और उसका समुदाय में उनका प्रयोग किया जाए। ठीक है। व्यावहारिक भाषा विज्ञान ने अपने क्षेत्रों को विस्तृत कर विदेशी भाषा का शिक्षण व अधिगम, उपचारात्मक भाषा विज्ञान, भाषा अशुद्धि, उच्चारण संबंधी समस्याओं का उपचार व विश्लेषण करना। शैक्षिक भाषा विज्ञान, मातृभाषा का विद्यालय में प्रयोग करना। लेक्सिकोग्राफी, भाषा शब्दकोश को विकसित करने की विधियां व तकनीकी। अनुवाद, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की विधि। सामाजिक भाषा विज्ञान, समाज, भाषा व समाज के बीच जो संबंध होता है का अध्ययन करना। भाषा मनोविज्ञान, भाषा व मानव के व्यवहार में के संबंध में अध्ययन करना। कंप्यूटर भाषा विश्लेषण यानी कि तकनीकी का ज्ञान सारा प्रयोग में लाना और उसको समझना अति आवश्यक होता है, तभी हमें भाषा हमारी डेवलप होती है। भाषा विज्ञान की प्रकृति, भाषा विज्ञान की प्रकृति को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। शैक्षिक अनुशासन के रूप में भाषा विषय वस्तु का ज्ञान जो शिक्षक के द्वारा ग्रहण किया जाता है, शिक्षण के द्वारा ग्रहण किया जाता है, किसका, भाषा का ज्ञान तथा किसी विशिष्ट क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त की जाती है। जैसे भाषा विज्ञान में किसी विशिष्ट भाषा में विशेषज्ञता प्राप्त करना। जैसे हमने एक भाषा सीख ली, एक बार क्या हुआ था कि एक बालक था, उसने जब उसका 10th का बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा 98%, तो 12th में भी उसने प्रयास किया, उसे लगा कि बहुत अच्छा बन जाएगा, वो 50% पे ही रह गया। तो उसने अन्य भाषाओं की जानकारी के वो बहुत, उसका किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ 50% की वजह से, पूरे इंडिया में किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। तो उस बच्चे ने इंडिया को छोड़कर बाहर के देश की ओर प्रयास किया और उसमें जर्मनी में जर्मन भाषा में एग्ज़ाम दिया और वहाँ पे उसने पूरे वर्ल्ड लेवल पे 5वां स्थान प्राप्त किया। वर्ल्ड लेवल पे 5वां स्थान यानी कि इंडिया का पहला स्थान। तो उसने हार नहीं मानी कि मेरे कहीं कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रही है और मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, तो मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए या हताश हो जाना चाहिए। इसकी जगह उसने एक नई भाषा को सीखने की कोशिश की और उसमें अपनी पूरी जी जान लगा दी और ये समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, और कड़ी मेहनत की और उसने नई भाषा को सीखा। तो विषय में विशेषज्ञता प्राप्त की जाती है विशिष्ट भाषा में भी, और कुछ भी हम सीख सकते हैं, तो जीवन में घबराना नहीं चाहिए। विज्ञान क्षेत्र के रूप में विज्ञान के अंतर्गत किसी वर्ग विशेष विशेषता या दक्षता प्राप्त करना है। सामाजिक विज्ञान में के रूप में जो मानव समाज से संबंधित बोली जाने वाली भाषाओं का अध्ययन करता है। ठीक है। अध्ययन क्षेत्र या संकाय, अध्ययन केवल चेतना पर आधारित नहीं हो सकता, क्योंकि यह किन्हीं विशेष उपायों का नहीं बल्कि संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का परिणाम है। अध्ययन शैक्षिक प्रयासों का कुल निष्कर्ष है। अध्ययन जो हम करते हैं संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का परिणाम है, जो सिर्फ चेतना पर ही आधारित नहीं हो सकता, यानी कि हम सिर्फ चेतना पर ही आधारित नहीं है कि हम जो इस समय जो सीख रहे हैं या समझ रहे हैं वही सब कुछ है, या हमने जो सोचते और बोलते हुए जो किया वही सब कुछ है, बल्कि ये ज़िंदगी भर सीखने वाली ऐसी चीज़ है जो निरंतर अनुभव और अभ्यास से आगे बढ़ी जाती है। यदि कोई बालक भी कितनी बार होता है कि एक छोटा बालक भी हमें बहुत बड़ा ज्ञान दे जाता है, तो हमें उससे भी सीख लेना चाहिए। तो अध्ययन शैक्षिक प्रयासों का कुल निष्कर्ष है। हमने जितने प्रयास किए, जितने अनुभव किए और जितना इसमें अध्ययनरत रहे, उतना ही हमारा ज्ञान का अर्जन इसमें अधिक होता है। इसमें शिक्षण प्रक्रिया, राजनीतिक शिक्षा की प्रक्रिया, चरित्र निर्माण की प्रक्रिया, समुदाय में, मैत्री में, विश्वास की प्रक्रिया में, झगड़ों का सामना करने में, तो ये इसमें क्या होता है कि शिक्षण प्रक्रिया
जो होती है वो राजनीतिक शिक्षा की प्रक्रिया। राजनीति का यानी कि हमारा जो हमारे अब दोस्तों के प्रति क्या हमारी नेतृत्व क्षमता कहाँ पे होनी चाहिए, विद्यालय में कैसा होना चाहिए हमें, अध्यापक के प्रति कहाँ पे कहाँ हमें हमारा नेतृत्व या हम सब विद्यार्थियों का नेतृत्व करें, हमारे अंदर नई बातों का ज्ञान का विकास करें और सबकी मदद करें। इस तरीके से या कहाँ पर किस तरीके से राजनीति हो रही है, उसको भी हमें सीखना चाहिए, उसके अच्छे बुरे दोनों पहलुओं पे हम विचार करें। चरित्र निर्माण की प्रक्रिया जो विद्यालय में की जाती है कि सवेरे उठ के बड़ों को प्रणाम करो, गरीब व्यक्ति या किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करो, समुदाय में जैसे हम समूह में कैसे उठते बैठते रहते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, मैत्री और विश्वास में हमारे दोस्तों पर विश्वास करना और उनकी मुसीबत में सहायता करना। झगड़ों का सामना करने में यदि ये कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो कहीं झगड़ा हो रहा था, उस झगड़े को यूं नहीं कि उसमें आग लगाने का काम करे कि नहीं और झगड़ा मैं भी लड़ने लग जाता हूँ। तो वो लड़ने की जगह उस झगड़े को कैसे शांत करना है, कोई नया उसमें समझौता करना है या कोई हल निकालना है, उसका प्रयास उसको करना चाहिए। तो ये सब शिक्षा से ही प्राप्त होता है। तो झगड़े का सामना करने और उन्हें सुलझाने की प्रक्रिया में समस्त शैक्षिक प्रक्रिया सम्मिलित है, जिसमें शारीरिक शिक्षा, शारीरिक विकास से लेकर शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा दर्शन, शैक्षिक तकनीकी, समाजशास्त्र, आधुनिक भारतीय शिक्षा एवं समस्याएं तथा कई शिक्षण कार्य से संबंधित विषय शामिल है। कौन-कौन सी मनोविज्ञान? मनोविज्ञान ही बहुत ही काम की वस्तु है। यदि हमने मनोविज्ञान का ठीक से अध्ययन कर लिया, तो हम ये जान लेंगे कि हमें किससे किस तरीके से और कितना व्यवहार करना है और कैसे अपनी बात को स्पष्ट रूप से सामने रखना है। शिक्षा शास्त्र है, यानी कि शिक्षा से संबंधित जितनी भी अध्ययनरत जितनी भी बातें होती है, उस सब का हमने अर्जन किया। शिक्षा का दर्शन करना, यानी कि शिक्षा में जो सिद्धांत आते हैं, मानवतावादी सिद्धांत है, गांधी जी का दर्शन है, अरस्तू का दर्शन है, उन सब का हमें अध्ययन करना चाहिए और जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। शैक्षिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम समय के साथ आगे बढ़ सकें। समाजशास्त्र के साथ का अध्ययन ताकि हम समाज के उठने बैठने और जीने और समाज में कहाँ क्या क्या होता है, तो हमें अपने ही समाज की भी नहीं अन्य समाज की भी अध्ययन करना चाहिए। भारतीय आधुनिक शिक्षा स्वयं समस्याएं एवं समस्याएं तथा कई शिक्षण कार्य से संबंधित विषय शामिल है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में अध्ययन शिक्षा के अध्ययन क्षेत्र को अपनाए जाने के अनेक मुख्य पक्ष हैं, जिनमें सामाजिक आस्था, परंपराएं, मूल्य एवं नैतिकता, संस्कृति का संरक्षण, नारी सशक्तिकरण। सामाजिक आस्था, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे नियम जैसे चले गए हैं कि हम बड़ा जब भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति सामने हो तो उसका पैर चरणों को स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि उसके पैर का जो अंगूठा होता है वहाँ पे स्पर्श करना चाहिए। इसमें एक चुंबकित्व शक्ति होती है और उनके हाथों से जो हमारे सर पर रखा जाता है आशीर्वाद के रूप में, तो एक रेंज होती है जो हमें मिलती है। तो इस तरह से हमारी इन चीज़ों में जो परंपराएँ और जो आस्था बनी हुई है पहले की कुछ, तो हमें उनका पालन करना चाहिए कि इनके पीछे वैज्ञानिक तथ्य है। हमारी जो परंपराएँ हैं, प्रथाएँ हैं, उनमें भी कहीं न कहीं वैज्ञानिक तथ्य छिपे हुए हैं। मूल्य एवं नैतिकता, मूल्य हमारे सामाजिक मूल्य क्या है, हमारे परिवार के प्रति क्या दायित्व है, हमारी उनके प्रति कैसे व्यवहार है, संस्कृति का संरक्षण। हमने जैसे भारतीय संस्कृति उसका संरक्षण करना कि क्यों यहाँ के पुरुष, स्त्री, बालक इस तरीके से रहते हैं, उठते-बैठते हैं, बातचीत करते हैं, मिल-जुल कर त्योहार मनाते हैं, तो इस सब का इसमें हो होना चाहिए। नारी सशक्तिकरण, एक वैदिक युग था जिसमें महिलाओं को बाल विवाह नहीं करके महिलाओं को पढ़ाने लिखाने और आगे बढ़ने का घुड़सवारी सेना में जाना सब कुछ किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे जब अन्य भारत देश पर आक्रमण हुए, अन्य लोगों ने आक्रमण किए, तो यहाँ की महिलाओं को एक सीमित दायरे में रखा गया, उनको पर्दे में रखा गया, बाल विवाह किए गए। तो ये सब एक महिलाओं के प्रति अनसेफ फील किया गया कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो जल्दी से अपने पति के घर पहुंच जाए और वहीं रहे, उनकी अंडर गाइड में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन सरकार ने धीरे-धीरे प्रयास किए और वापस से नारी को जागृत किया कि आपको अध्ययन करना चाहिए। महिला शिक्षा निःशुल्क किया, उनको बुक्स, उनको लैपटॉप या उनको पोशाक, ऐसे अन्य तरह के उनको
फीस फ्री करके निःशुल्क शिक्षा देके इस तरीके से उनको वापस और नारियों को सब तरह की एनसीसी वगैरह में, सेना में, फौज में, सब में आगे जाने के लिए प्रोत्साहित किया। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों का उत्थान किया गया, क्योंकि पहले क्या होता था कि उच्च वर्ग की जो जातियाँ थी उनके घर के सामने से भी यदि निम्न वर्ग का व्यक्ति निकलता था तो हाथ में उसकी चप्पल उसके हाथ में लेकर निकलता था, वो चप्पल पहनकर भी नहीं निकल सकता था उसके घर के आगे से। तो धीरे-धीरे उन जातियों को ये एहसास कराया गया है कि नहीं, आप भी मानव हो और आप भी शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ सकते हो। आपका उत्थान ज़रूरी है, आप भी एक अच्छा मकान बना के रहो, सभ्य तरीके से, अच्छे तरीके से जीवन यापन करो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ह कितने ही देशों में ये मैत्री स्थापित कर चुके हैं और कई देशों से तरह-तरह के व्यापार और नई-नई योजनाएँ हमारे यहाँ लाते हैं और हमारे यहाँ के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि हम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना व्यापार स्थापित करें। इस राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि, हमारे देश की आर्थिक वृद्धि किसमें होगी, इसके लिए हम नए-नए प्रयास करते रहें और इसके लिए हमारी सरकार हमें सहायता भी उपलब्ध करवाती है। समाज के उत्थान के लिए नई-नई सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन का ज्ञान, तकनीकी उन्नति, इतिहास का ज्ञान, तुलनात्मक शिक्षा का ज्ञान। सरकार नई-नई नीतियाँ चलाती है ताकि यहाँ के लोग उन्नत रह सकें, शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। महिलाओं के प्रति, बालक-बालिकाओं के प्रति, सबके प्रति आए दिन सरकार नई-नई नीतियाँ, नई-नई योजनाएँ सामने लाती रहती है। तकनीकी उन्नति हो, इसके लिए यहाँ पे कई प्रयास किए जाते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे डिजिटल इंडिया का प्रयास करना। इतिहास का ज्ञान, हमारे यहाँ पे इतिहास के ज्ञान के लिए कई तरह के ऑनलाइन चैनल उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से बालक यदि विद्यालय नहीं जा पाता है तो अपने घर बैठ के उसमें क्या होता है कहानी के रूप में, चित्र के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से हम उसमें अर्जन कर सकते हैं। तुलनात्मक शिक्षा का ज्ञान, हम एक शिक्षा का दूसरे से तुलना करके भी इसको समझ सकते हैं कि इस सब्जेक्ट में ये हुआ था तो उस सब्जेक्ट में उसका रिलेशन भी हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, भाषा भिन्नता को समझना, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान भी यहाँ पे दिया जाता है ताकि बालक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा प्रयास कर सके। जैसे भारत ने अभी कोरोना के टाइम पे किया था कि घर-घर जो कोरोना महामारी का जो दुष्प्रचार फैला हुआ था कि इसका टीका लगवाने से है ना कि लोगों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा या शरीर खराब हो जाएगा या बीमार पड़ जाएँगे, तो ये कोई बेकार चीज़ है। तो उसको धीरे-धीरे पॉज़िटिव वे में लाने का प्रयास सरकार ने किया और भारत के जितने भी इतने करोड़ों व्यक्तियों को इसके प्रति सोच बदली और करोड़ों व्यक्तियों ने फिर अपने कोविड वैक्सीन का इस्तेमाल किया। भाषीय भिन्नता को समझना, जब यहाँ पे भाषाई भिन्नता है, पूरे देश में 22 तरह की भाषाएँ सरकार के द्वारा मानी गई है, बाकी अन्य कई 220 के 2 या 300 के लगभग भाषाएँ हैं, तो उन भाषाओं को समझना, उनसे जुड़ना, उनके बीच में व्यवहार अप्लाई करना या अन्य भाषाओं के साथ संबंध स्थापित करना और उसको समझने के प्रयास ये भी यहाँ पे किए जाते हैं। गणितीय क्षमताओं का ज्ञान होना, सभ्यता और संस्कृति के ज्ञान से अवगत कराना, हम सिर्फ भारत की सभ्यता संस्कृति ही नहीं समझे या हमारे राजस्थान या यहाँ के गुजरात और एमपी की सभ्यता नहीं समझे, बल्कि पूरे भारत में हमारी सभ्यता संस्कृति का जो पूरा पालना है पूरी इंडिया में, हम उसको भी समझे, अन्य देशों को भी समझें। संस्कृति के द्वारा नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना, संस्कृति के द्वारा जो नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, ज्ञान करवाया जाता है, जैसे ईश्वर को मानना, क्योंकि ईश्वर इसलिए माना जाता है क्योंकि किसी को ये नहीं मालूम कि बारिश कब होगी या सूखा कहाँ पड़ेगा या कब कौन-सी घटना घटित, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, तो इस तरह की घटनाएँ जब घटती है, तो मनुष्य मानने पे मनुष्य स्वीकार करता है कि कोई न कोई ऐसी शक्ति ज़रूर है, जो इन सबको कर रही है। इसके अलावा हमारी संस्कृति में भी इस तरह की बातें लिखी हुई है, तो उसको भी ये शिक्षा के माध्यम से हम सब समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी साहित्य में संस्कृति के ज्ञान को बढ़ावा, हिंदी हिंदी साहित्य के माध्यम से भी कि हमारे ढोला मारूरा दुहा, इस तरीके से हम या पद्मिनी, पद्मावत,
इस तरह को से इनके ज्ञान को या झांसी की रानी के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। मीडिया की उत्पत्ति, यानी कि जैसे पहले समाचार पत्र ही हुआ करते थे, टीवी बहुत टाइम बाद आई, उसके बाद धीरे मोबाइल आए और अन्य भी नेट है, अन्य माध्यम है जिनके माध्यम से हम मीडिया जो इसको हमारे ज्ञान को फैलाने का प्रयास करता है और सब तक पहुंचाने का प्रयास करता है। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बदलाव स्वरूप शहरीकरण और औद्योगिकरण, सामाजिक संरचना में बदलाव, सामाजिक मान्यताओं परंपराओं में परिवर्तन इत्यादि पक्ष इसे तो उत्तरदायी हैं। तो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बदलाव स्वरूप जब हमारे यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ बदली, अब लोग हर व्यक्ति एक सभ्य तरीके से जीना चाहता है, सभ्य तरीके से उठना-बैठना, जीना चाहता है, बोलना चाहता है और अच्छा पैसा कमाना चाहता है, एक अच्छा स्टेटस रखना चाहता है। तो जब ये स्थितियाँ बदल गई है, पहले इस तरीके से इन पे ध्यान नहीं दिया जाता था। पहले सब अपनी संतुष्ट थे जितना मिल रहा था उसमें, लेकिन आजकल का व्यक्ति हर तरह की उपलब्धि चाहता है। तो जैसे ही ये सब बदलने लगा, तो यहाँ पर शहरीकरण होने लगा और औद्योगिकीकरण हुआ। कई फैक्ट्रियाँ खुल गई और उसको गवर्नमेंट ने बढ़ावा दिया कि आप यदि आप फैक्ट्री खोलते हो तो इतना परसेंट गवर्नमेंट की तरफ से होगा। और जहाँ-जहाँ पर फैक्ट्री खुली जैसे एनटीपीसी जनता या अडानी पावर प्लांट या गड़े पान, कई तरह की फैक्ट्रियाँ जहाँ-जहाँ पे खुली वहाँ पे औद्योगिकीकरण हुआ और वहाँ के क्षेत्र में बदलाव, सामाजिक संरचना में भी बदलाव हुआ औद्योगिकीकरण के कारण। सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन हुआ, जो कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास थे वो धीरे-धीरे खत्म होते चले गए और मान्यताओं और परंपराओं में भी परिवर्तन हुआ, तो वो सारे इस पक्ष हेतु उत्तरदायी हैं। सकारात्मक अध्ययन क्षेत्र, यह सिद्धांत मध्य 19वीं शताब्दी में फ्रेंच समाजशास्त्री दर्शनशास्त्री अगस्त काम्टे के द्वारा विकसित किया गया। सकारात्मकता इस विचारधारा पर आधारित है कि केवल प्रामाणिक ज्ञान ही वैज्ञानिक ज्ञान है। ये कि ना जिसके तथ्य हो, सत्य हो और प्रमाण हो, वही वैज्ञानिक ज्ञान है। इस तथ्य पर ये सकारात्मकता आधारित है तथा इस प्रकार का ज्ञान वैज्ञानिक विधि के माध्यम से सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार्य है। वैज्ञानिक विधि अर्थात अन्वेषण की वह तकनीक जो घटना का अवलोकन करे, प्रयोग कर परिणाम को प्राप्त करे। पहले तो उसका अवलोकन करे, उस पे खोज करें, तथ्य, परिकल्पना, उसके औचित्य, उसका पुनर्नवीकरण या उसकी परिभाषा दे और जब बार-बार प्रयोग करने पर वही एक ही रिज़ल्ट प्राप्त हो, इसका मतलब ये सत्य है। परिणाम को प्राप्त करें, तार्किक मापन करें, तार्किक आधार पे कि कितना ये सत्य है, कितना काम में आ सकता है, कितनी इसमें प्रामाणिकता है तथा जो विषय के विशिष्ट सिद्धांत को तर्क पर या कारणों के आधार पर स्पष्ट करें। अगस्त काम्टे ने देखा व अनुभव किया कि वैज्ञानिक विधि ने विचारों में विज्ञान के दर्शन का स्थान ले लिया है। तो जब वैज्ञानिक विधि के जो विचार थे, उन्होंने एक विज्ञान जो हमारा यहाँ इतना प्रचलन में आ चुका है यहाँ पे कि हम सुबह उठने से लेके रात को सोने तक कई तरह की वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करते हैं, विज्ञान से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उनको एक दर्शन के रूप में देखने लग गए हैं क्योंकि हमारे जीवन के वह सब अंग बन चुके हैं, हमारे सोचने के ढंग में बदलाव आ चुका है। तो सत्य की चाह में समाज तीव्र गति से उत्तर स्तर से गुजरता है। जब सत्य की चाह हो तो व्यक्ति जैसे एक बालक में हर एक चीज चाहने की क्यूरियोसिटी होती है कि क्या है, क्या प्रश्न है। बालक को ट्रेन में बिठा के ले जाओ तो वो देखता है कि पेड़ पौधे पीछे की ओर भाग रहे हैं, तो उसे लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, कि उसे ट्रेन तो रुकी हुई महसूस होती है और पेड़ पौधे भागते से प्रतीत होते हैं। तो वो पूछता है अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाई से, अपने इनसे कि ये सब क्या हो रहा है। या जब भी उसे प्यास लगती है तो पानी की मटकी की ओर जाता है और अपना ग्लास से अपने मुंह के अंदर दो चार बूंद या एक दो घूंटक पानी पीकर उससे संतुष्टि होती है। तो वो ये सब जानना चाहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो इससे उत्तर स्तर से गुजरता है, मतलब बार-बार इन सब से सवालों के जवाब को प्राप्त करना चाहता है और इससे गुजरता है, जिन्हें काम्टे ने 3 स्तर का नियम या सार्वभौमिक नियम नाम दिया है। पहला है धर्म का अध्ययन, जहाँ प्रत्येक बात व वस्तु भगवान के संदर्भ में है। जहाँ व्यक्ति को समझ में नहीं आता, ज़्यादा परेशान होता है या किसी क्वेश्चन का आंसर आज तक जिसके पास नहीं है, तो कहा जाता है कि ये सब ईश्वर ने किया है और ईश्वर के द्वारा ही मानव अधिकारों की भविष्यवाणी की जाती है। ईश्वर ही बताता है कि मानव को किस प्रकार से एक दूसरे के साथ संबंध बना के स्थापित करके रहना चाहिए। आध्यात्मिक मानवता का पश्च समय जहाँ मानवता के सार्वभौमिक अधिकार अधिक आवश्यक या
ज़रूरी है, जहाँ मानवता सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। यूँ नहीं कि किसी का कोई रास्ते में चल रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हमारे मानवता ये कहती है कि हमें उसे उठा के अपनी गाड़ी में बिठा के और अस्पताल तक छोड़ना चाहिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए बोलकर उसके परिवार वालों को संपर्क कर देना चाहिए। इस तरह से हमें मानवता रखना चाहिए। रास्ते में कोई कुत्ता एक्सीडेंटल मिल गया या कहीं गाय गाय मिल गई तो हमें उसे चारा देना चाहिए या भूखे को भोजन कराना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति भी यही कहती है कि यदि हम खाना खा रहे हैं और हमारे पड़ोस के घर में कोई भूखा है तो हमें उनको भी अपने पास बुलाकर मिल बांट के खाना चाहिए। तो हमें मानवता इसका यहाँ पे परिचय देना चाहिए जो हमारी संस्कृति में शामिल है। सकारात्मक अंतिम है वैज्ञानिक स्तर जहाँ एक व्यक्ति के शासन की अपेक्षा व्यक्तिगत अधिकार अधिक विशेष है। एक समय था जब यहाँ एक व्यक्ति शासन करता था और सभी व्यक्ति उसकी आज्ञा का पालन करते थे, उसके बनाए नियमों को और कानून की सब वो अपेक्षा करते थे, वो जैसे नियम बनाता था वैसे ही चलते थे। लेकिन अब क्या है कि व्यक्तिगत स्तर पर सब कुछ हो गया है। हर व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर सकता है, अपने शासन अपनी अपेक्षाएँ सब कुछ अपने हिसाब से सोच सकता है, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रह सकता है। सकारात्मकता के सिद्धांत, सकारात्मकता के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। तर्क अन्वेषण, लॉजिक ऑफ इंक्वायरी। यह सिद्धांत प्रत्येक विज्ञान में एक समान होता है, सामाजिक विज्ञान व प्रकृति विज्ञान। चाहे किसी का भी करें हम तो प्रत्येक विज्ञान में एक समान ही रिजल्ट मिलेगा, चाहे सामाजिक विज्ञान हो या प्रगति विज्ञान हो। अन्वेषण का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी। अन्वेषण हेतु निम्न उद्देश्य हो सकते हैं: किसी घटना को समझने, घटना की व्याख्या करने, उसका अनुमोदन लगाना, किस कारण से या परिस्थिति में घटना घटित हुई है, इस सब का अन्वेषण किया जाता है, यानी कि खोज की जाती है। उसके कैसे समस्या सामने आई, किस तरह से दिमाग में आया या उसका क्या हल निकलना चाहिए, किसी कैसे कल्पना की किस तरह की कल्पना की गई है, उसका अनुमान लगाना चाहिए। ये सारी बातें इसमें आती है। वैज्ञानिक विधि से अवलोकन, एनालिसिस बाय साइंटिफिक मेथड। अनुसंधान की समस्या का अवलोकन वैज्ञानिक विधि के आधार पर तथा उसके वाक्य तार्किक हो जिन्हें सरलता से जांचा जा सके, क्योंकि तभी कोई भी व्यक्ति हमारा साथ हम किसी को बताएंगे कि नहीं हमने वहां पे इस तरह की घटनाएं होती देखी तो कोई हमारी बात पे विश्वास नहीं। जैसे सबसे पहले किसी ने इंद्रधनुष देखा होगा तो उसने कहा होगा कि अरे ये संसार वहां पे तो भगवान ने ऐसा कुछ बना दिया है। तो जब उसको देखा तो दूसरी बार जब उसने किसी को इकट्ठा करके दिया ध्यान देके बताया कि हाँ, जब बारिश का मौसम होता है, इस तरीके से होता है, तब इंद्रधनुष सामने आता है, तो उसको दिखाया, दूसरे को भी दिखाया, तो उस पर अनुसंधान किया गया कि हाँ, यदि मौसम इस तरीके से हो, तो इंद्रधनुष हो सकता है। या फिर जब बिजली गिरती है, तो सबसे पहले अनुमान लगाया होगा कि ऊपर से चमकती हुई कोई वस्तु नीचे कुछ है जो चमकता हुआ नीचे की ओर आता है और जहाँ गिरता है, वहाँ नुकसान कर देता है। मानव के गिरे तो मानव की मृत्यु हो जाती है, बिल्डिंग पे गिरे तो बिल्डिंग का नाश हो जाता है, पेड़ पे गिरे तो पेड़ का नाश हो जाता है। तो इस तरह धीरे-धीरे वो जब समस्या सामने आई, तो उसपे उस अवलोकन किया गया और उसपे कितनी तार्किक है और कितनी सत्य है, उसका प्रमाण किया गया और उसे जाँचा गया। सामान्य चेतना या बोध, कॉमन सेंस। विज्ञान कोई सामान्य बोध नहीं है, अतः सामान्य चेतना अनुसंधान पर हावी होकर उसकी विश्वसनीयता को खत्म नहीं करे। विज्ञान कोई सामान्य बोध नहीं है, कोई सामान्य सी घटना घट गई और हमने विज्ञान मान लिया, इसको नहीं मानते हैं हम कि उसको अनुसंधान ऐसा भी नहीं है कि अतः सामान्य चेतना अनुसंधान पर हावी होकर उसकी विश्वसनीयता को खत्म न करे। यानी कि जब सबसे पहले न्यूटन ने देखा था कि एक घटना घटित हो रही है, सब कुछ देख रहे थे लोग इतने सालों से कि ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही थी बार बार। तो जब क्या हो रहा था कि वो फल जब उसके वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसने ऊपर से फल नीचे आता हुआ देखा। तो ये घटना कई कई लोगों ने कई वर्षों से जब से मानव ने जन्म लिया है, तब से वो इस घटना को देख रहा होगा, लेकिन इसका कोई बोध नहीं कर पाया यार, इसको अनुसंधान के रूप में किसी ने नहीं देखा। लेकिन उसने इस बात को देखा और उस पे एक शक्ति का बताया कि एक ऐसी शक्ति है जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है जो चीज़ों को अपनी ओर नीचे की ओर खींचती है, नहीं तो ये जो फल है वो ऊपर की ओर भी तो जा सकता था। तो इसलिए किसी भी घटना को सीरियसली लें, उसे समझने का प्रयास करें, उस पे उसका अनुसंधान हो करें और उसकी विश्वसनीयता तक पहुँचे। विज्ञान तर्कों के आधार पर जांचा जाता है। साइंस इज एनालाइज्ड ऑन लॉजिक।
विज्ञान का विश्लेषण करने के लिए तर्क व तथ्यों का होना आवश्यक है। ये मूल्य रहित होता है। विज्ञान का अंतिम उद्देश्य ज्ञान का सृजन करना है, न कि मूल्यों, नैतिकता या राजनीति का। जब भी कोई आविष्कार होता है, तो उसमें ना तो मूल्य दे रखे जाते हैं, ना नैतिकता और ना राजनीति। तीनों चीज़ों को अलग रख दिया जाता है। सिर्फ यही देखा जाता है कि जो विश्लेषण संश्लेषण हो रहा है, जो परिकल्पना दी जा रही है, जो तथ्य और तर्क सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर ही हमें आगे इसमें किस तरह के प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे हम उस उद्देश्य तक पहुंच सके। सकारात्मकता के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉजिटिविज्म। तार्किक, लॉजिकल। ये दर्शन का वह स्कूल है जो सकारात्मकता से उत्पन्न हुआ और अनुभव व परीक्षण के साथ होकर इसका वर्णन बुद्धिमत्तापूर्ण हुआ। तार्किक क्या है कि दर्शन का वह स्कूल है जो सकारात्मकता के साथ उत्पन्न हुआ है और अनुभव और परीक्षण के बाद, जब हमें अनुभव हो गया, उसका परीक्षण कर लिया, उसके बाद इसका वर्णन किया गया। सामाजिक सकारात्मकता। ये विचार अगस्त काम्टे के द्वारा विकसित किया गया, जिससे सामाजिक विज्ञान को वैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा आंका जाता है। न्यायिक सकारात्मकता। लीगल पॉजिटिविज्म। यह विद्यालय न्याय के दर्शन के आधार को मानते हैं कि न्याय के नियम मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। कि जब ईश्वर की शक्ति के रूप में मानकर फिर के जो न्याय के नियम है कि मनुष्य को इस प्रकार रहना चाहिए, एक दूसरे का मर्डर नहीं करना चाहिए, हमारे देश के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य है, किस तरह से नियमों का पालन करना चाहिए, हमारी बहन बेटी को कितना सम्मान देना चाहिए, या हमें चोरी नहीं करना चाहिए, और यदि हमने अनुचित कर्म किया है जो गलत है, इस तरह से कर्म किए तो उसके प्रति हमें कौन सा दंड मिल सकता है। राजनीतिक पॉलिश पॉजिटिविज्म। इसका नाम व विचार काम्टे के दर्शन से है। यह दर्शन इस बात पर जोर देता है कि किसी भी भावना से पूर्व उसका कारण होता है। हमारे दिमाग में यदि कोई विचार आता है, कोई भावना आती है, कोई फीलिंग्स आती है, या हमने कुछ सोचा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। निर्देशात्मक अध्ययन। नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। अंग्रेजी शब्द नॉर्मेटिव की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से लैटिन भाषा के शब्द नॉर्मा से हुई है, जिसका अर्थ नियम, निर्देश, आज्ञा से है। जैसे हमने कोई नियम बताया किसी को कि है ना, सुबह उठ के 2 मिनट हमें ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए, या हमारे हाथों को देख के कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। अपने हथेली के दर्शन करना चाहिए। जमीन पैर रखो तो धरती को प्रणाम करना चाहिए, या हमने किसी बालक को देख के ये बोल दिया कि सवेरे उठ के उसे निर्देश दे कि सवेरे उठ के ब्रश करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा कि इसमें दांतों में कीड़े लग जाएंगे, या हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अर्थात वो अनुशासन जो नियम के अनुसार इस विषय को स्पष्ट करता है कि व्यक्ति में कौन से गुण हो, कैसा व्यवहार हो, कैसा उसका व्यक्तित्व हो, उसे निर्देशात्मक अनुशासन कहा जाता है। यह अनुशासन इस बात की पुष्टि करता है कि वस्तु कैसी हो तथा होनी चाहिए, उनका मूल्य क्या है, कौन सी वस्तु अच्छी है या बुरी, क्रिया सही है या गलत। निर्देश में सकारात्मक वाक्यों तथ्यों पर आधारित होता है, जो वास्तविकता से स्पष्ट करता है। जैसे बच्चों को सब्जियां खानी चाहिए। अब इस शब्द के पीछे बच्चों को सब्जियां खानी चाहिए, इसके पीछे दूसरा तर्क ये हो सकता है कि बच्चों सब्जियों में प्रोटीन विटामिन की मात्रा होती है, जो बालक के शरीर को स्वस्थ रखती है। धूम्रपान कैंसर का कारण है। कई बार सिगरेट के पैकेट में भी ये लिखा आता है कि धूम्रपान कैंसर का कारण है। उसमें एक चित्र भी बना आता है कि उसमें मुंह पे कैंसर हुआ बताया बताया जाता है, मुंह मुंह पे। लेकिन उसके बाद भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये निर्देश गवर्नमेंट की तरफ से छपा हुआ आता है, और उसके निर्देश को पढ़ने के बाद भी यदि गलत यूज करते हैं तो वो गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, क्योंकि निर्देश तो दिया गया है। उपरोक्त वाक्य निर्देशात्मक तथा तार्किक भी है, क्योंकि ये दोनों बातों को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित करते हैं, तथा ये सार्वभौमिक सत्य भी है। यह अनुशासन मूल्यों का अध्ययन करता है, तथा मूल्य समाज और सौंदर्य से जुड़े मुद्दों के प्रश्नों के उत्तर या समाधान ढूंढने में सहायक बनता है। मूल्य मीमांसा की 3 शाखाएं निम्न है। नीति शास्त्र। इसके अंतर्गत व्यक्ति के आचरण से संबंधित मूल्य विषयक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मूल्य से संबंधित जो भी समस्याएं होती है, उसका अध्ययन नीति शास्त्र के अंदर कि हमारी नैतिकता क्या कहती है, शुभ शुभ अशुभ क्या है, अच्छा बुरा क्या है, गलत सही क्या है, इन सब की इसमें नीतियों में बताया जाता है। तर्कशास्त्र।
इसमें उन चिंतन मनन को प्राथमिकता दी जाती है, जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरता हो। क्या अनुमान सही है अथवा किस सीमा तक अनुमान सही है? ये जाँच की एक सीमा है और यही प्रयास तर्कशास्त्र कहलाता है। जब जाँच की एक किसी चीज़ को जाँच कर उसका उसका जो परिणाम तक पहुँचते हैं और हर बार एक ही परिणाम आता है, तो हम तर्क दे सकते हैं कि जैसे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होता है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभा-सदा वाले रखे जाते हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर अ है, दूसरा व्यक्ति भी उसी क्वेश्चन की जाँच करेगा, वो भी उस क्वेश्चन का आंसर ही बताएगा, तीसरा जाँच करेगा तब भी उसका आंसर ही बताएगा, तो तर्क की कसौटी पर वो खरा उतर जाएगा कि इसका परिणाम बार-बार एक ही आ रहा है, इसका मतलब ये सत्य है। सौंदर्य शास्त्र इसमें सौंदर्य संबंधी चिंतन मनन किया जाता है और सुंदर एवं असुंदर को परिभाषित करने की कोशिश की जाती है। यहाँ सुंदर से मतलब है प्राकृतिक सौंदर्य और मन की सुंदरता से है। तो हमारे मन में अच्छे विचार हों, प्रकृति में हम पेड़-पौधे लगाएँ, गाय को चारा खिलाएँ, या हमारे पशु-पक्षी, जीव-जंतु या हमारे पड़ोसी का सहयोग करें, किसी भूखे को भोजन खिलाएँ। इस तरह की हमारे जो सौंदर्य संबंधी ये बातें हैं, जो इसमें हमारे मन के सौंदर्य, हमारे चिंतन का सौंदर्य इसमें होना चाहिए। ये जो यूनिट सेकंड का पार्ट 1 था, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं यहाँ विराम देती हूँ। अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। जब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।